वंदे मातरम एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनीश श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की। जी हाँ, हिंदी भाषा यानी हमारी मातृभाषा, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है। लेकिन हमारे आम बोलचाल की भाषा, हमारी सांस्कृतिक भाषा यानी जो भारत की परंपराओं सदियों से चली आ रही है, उसकी भाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। ऐसे कई सवाल हैं कि क्या और क्यों हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। अंग्रेजी को तवज्जो दिया गया लेकिन हिंदी को तवज्जो नहीं दिया गया। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी आज़ादी के 75 साल हम पार कर चुके हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जब भी विदेशी यात्राओं पे जाते हैं, वहाँ लोगों को संबोधित करते हैं, तो कोशिश उनकी ये रहती है ज़्यादातर कि वो हिंदी भाषा में ही लोगों को संबोधित करें। उनके भाषण को तमाम देश अपनी भाषाओं में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आज हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। हम आज चर्चा करेंगे इस विषय पे, हिंदी मातृभाषा के विषय पे, कि हिंदी हमारी मातृभाषा क्यों नहीं बन पाई। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार और शिक्षक, जो हिंदी के शिक्षक रहे हैं और साहित्यकार भी हैं, डॉक्टर राम सुधार सिंह सर। आप वाराणसी के रहने वाले हैं। काशी को भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है और हिंदी भाषा भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुष्पित पल्लवित हुई है। और हिंदी भाषा से बनारस से ही यानी काशी से ही कई मूर्धन्य विद्वान पैदा हुए हैं, निकले हैं, जिन्होंने विश्व पटल पर एक छवि बनाई है। तो हम आपसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई है, हिंदी भाषा की उपेक्षा इतनी ज़्यादा क्यों हुई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। धन्यवाद। आप हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, भारत के आप जाने माने साहित्यकारों में आते हैं और आप हिंदी के शिक्षक भी रहे हैं। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि सर, हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। शुरुआत के आज़ादी के बाद जब संविधान लागू किया गया तो 15 साल के लिए अंग्रेज़ी भाषा को एक ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया गया और ये कोशिश थी भारत सरकार की और उस समय के राजनीतिक लोगों की कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाए। लेकिन इसी देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा न घोषित किए जाने के लिए भी काफ़ी कोशिशें होती रही। क्या कारण आप मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई? बहुत ही हिंदी को लेकर के, उसके राजभाषा और राष्ट्रभाषा को लेकर के तमाम संदेह, तमाम प्रश्न हमेशा होते रहे हैं। और यह निश्चित है कि कोई भी भाषा, राष्ट्रभाषा उस देश की अस्मिता होती है, उस देश की शक्ति होती है, उस देश की अपनी पहचान होती है। उसी तरह से राष्ट्रभाषा हिंदी हमारे देश की उसी तरह से सम्मान्य पहचान है जैसे कि हमारा राष्ट्र ध्वज है, हमारे राष्ट्रीयता की प्रतीक है हमारी हिंदी भाषा। लेकिन जिस समय हम आज़ाद हुए, उस समय सबसे महत्वपूर्ण था कि पूरी राष्ट्र की एकता को हम कैसे बना करके रखें, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल था। जब संविधान के अंतर्गत राजभाषा पर विचार चल रहा था तो उस समय के दस्तावेज हैं, बहुत सारे लोगों ने, दक्षिण के लोगों में भी तमाम ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी होने की वकालत किया। जी। उसका कारण क्या था कि पूरी आज़ादी की लड़ाई जिन हथियारों से लड़ी गई थी उसमें एक राष्ट्रभाषा हिंदी भी थी। महात्मा गांधी ही नहीं बल्कि बंगाल के सुभाष चंद्र बोस, दक्षिण के लोगों ने भी उस समय हिंदी की वकालत की थी कि हमें स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई अपनी राष्ट्रभाषा में लड़नी होगी। तो वह एक ताकत थी पूरी लड़ाई की। लेकिन जब संविधान बन रहा था, जब राजभाषा पर बातचीत हो रही थी, तो उस समय राष्ट्र को एक करने का सवाल सबसे प्रमुख था। कुछ लोगों ने, खास करके जिन प्रदेशों ने, और इस संदर्भ में एक बात जानना बहुत जरूरी है कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ की भाषाओं की इतनी विविधता नहीं है, लेकिन हमारे देश में राज्य स्तर पर अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, कुनबे कुनबे की अलग अलग भाषाएं हैं, 600-700 भाषाएं हैं। भले ही 22 भाषाएं पंजीकृत हों,
लेकिन 600-700 भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती हैं। और भाषा और बोली की यह विशेषता भी है कि वो समय स्थान स्थान पर वो बदलती रहती है। तो भाषाओं की विविधता यह है, लेकिन पूरे राष्ट्र के स्तर पर एक ऐसी भाषा की जरूरत थी। इसलिए उस समय संविधान निर्माताओं पर मैं कोई दोषारोपण नहीं करना चाहूँगा। होना तो यह चाहिए था कि एक सूत्र से आबद्ध होकर के कि हिंदी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब कि प्रत्येक राज्य सरकारें आपस में सरकारी कामों का संचालन राजभाषा अर्थात हिंदी से करेगी। लेकिन बहुत से राज्य ऐसे थे जिसमें दक्षिण के राज्य थे और नॉर्थ ईस्ट के बहुत से राज्य थे जहां हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं था, जहां अंग्रेजी का प्रचलन था। इसलिए राष्ट्र की एकता को कायम रखते हुए यह उस समय निश्चित किया गया कि 15 वर्ष के लिए हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा रखा जाए। कहने का मतलब मैं उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूँ कि अगर तमिलनाडु का कोई सरकारी पत्र उत्तर प्रदेश में आता है तो वह तमिल भाषा में होगा, क्योंकि वहाँ की राजभाषा, प्रदेश की राजभाषा तमिल है। तो एक तमिल में होगा और एक हिंदी में होना चाहिए, तब हिंदी पूरे देश की राजभाषा होती। लेकिन आज जो पत्र अगर तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश आता है लखनऊ, तो वह एक तमिल में होता है और एक अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं होता है। इसी तरह दूसरे स्टेट्स की भी यह स्थिति है। इसीलिए पूरे राजभाषा की दृष्टि से पूरे देश को क ख ग वर्ग में बांटा गया है। क में वो रखा गया है जो पूरी तरह से हिंदी भाषी प्रदेश हैं। ख में उनको रखा गया है जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ लोग हिंदी आसानी से बोलते हैं, समझते हैं। ग क्षेत्र वह है जो दक्षिण के भारत के प्रदेश हैं जहाँ की हिंदी उतनी प्रचलित नहीं है। तो लेकिन 15 वर्षों के बाद फिर जो संविधान में संशोधन हुए, तमाम धाराएं उपधाराएं निर्मित की गई, उसमें अंत में ये हो गया कि जब तक कोई राज्य नहीं चाहेगा तब तक पूरी तरह से हिंदी लागू नहीं हो सकती है। और वर्तमान में अभी तक वही स्थिति बनी हुई है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूँगा कि हिंदी पूरे राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है। यहाँ बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी तो राष्ट्रभाषा ही है। संविधान से हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन पूरे भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली, सर्वाधिक समझे जाने वाली, सर्वाधिक आदान प्रदान की भाषा, सर्वाधिक व्यापार और धर्म की भाषा हिंदी है। माने यह एक संपर्क भाषा है, और जो संपर्क भाषा होती है सबसे बड़ी, वह राष्ट्रभाषा है। हिंदी को किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। हिंदी अपने आप में इतनी समृद्ध है और उसके कारण है हिंदी के समृद्ध होने में। आगे संभवतः आपके जो कुछ प्रश्न होंगे मैं इस पर बात करूंगा कि हिंदी की अपनी ताकत क्या है। जी सर, एक रिसर्च के मुताबिक हिंदी जो है वो दुनिया में चौथे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली या पढ़ी जाने वाली भाषा है। लेकिन भारत में एक भाषा ऐसी आई जो विदेशी है और पूरी तरीके से साइंटिफिक भी हम उसे नहीं कर सकते, जिसे हम अंग्रेजी जानते हैं। 15 सालों तक तो उसका हमने इस्तेमाल किया। 15 सालों तक हमने उस कृपा पे हम रहे कि अंग्रेजी की कृपा पे हम रहे पूरे भारत को एकजुट करने के लिए। लेकिन जब स्टेट की बात आती है तो वही स्टेट जो हिंदी की खिलाफत करते हैं, वही स्टेट दूसरे देश की भाषा को अपना भी लिए हैं। जैसे आपने अभी बताया कि अंग्रेजी में वो कन्वर्सेशन करते हैं बट वो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या ये एक दोहरा चरित्र नहीं है? इस पर किसी भाषा की विशेषता यह होनी चाहिए कि उस भाषा में दूसरे भाषाओं के शब्दों को ले करके, उसे पचा करके और अपनी प्रकृति के अनुसार ढाल देने की ताकत जिस भाषा में है वह भाषा समृद्ध होगी। यह भाषा के साथ है। दूसरे भाषा के शब्दों को लेना, इसमें आप यह समझिए कि अंग्रेजी के मूल शब्द अंग्रेजी के कितने हैं? बमुश्किल 25-30% हैं। बाकी 70% अंग्रेजी भाषा के शब्द दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, मूल लैटिन के शब्द हैं अथवा जहां जहां इनका उपनिवेश रहा। तो अंग्रेजी भाषा के अंदर यह ताकत है कि वह दूसरी भाषा के शब्द को लेती है और उसके अपने अनुसार एक नया शब्द बना लेती है। उसके बाद विश्व में अगर किसी भाषा के पास यह ताकत है तो वह हिंदी में है। तमाम हिंदी के आप शब्दों को देखिए। अरबी फारसी का चूंकि एक लंबा शासन मुस्लिम पीरियड रहा,
तो तमाम अरबी और फारसी के शब्द हिंदी में मिल गए हैं। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप अंदाज रखो कि कुर्ता पाजामा, गंजी, मोजा, चप्पल, सोफा, पंखा, ये सब किस भाषा के शब्द हैं? हिंदी के नहीं हैं, ये सब दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। लेकिन हिंदी की यह ताकत है कि इसने लैंटर्न को लालटेन बना दिया। हिंदी की यह ताकत है कि रेल किसी दूसरी भाषा का शब्द है, गाड़ी किसी दूसरी भाषा का शब्द है, दोनों को मिला करके लालटेन बना लिया। हिंदी की यह ताकत है कि हम नए उपसर्गों को मिला करके नए शब्द बनाते हैं, उपसर्ग से और प्रत्यय से। आप जानते होंगे एक क्रियाओं से हम उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हम नए शब्द निरंतर बनाते हैं। हिंदी की ताकत आप देखो, खेत में दो मजदूर काम कर रहे हैं, एक ने पूछा कि 12 बजे को हुआ, तो उसने कहा कि चल भाई टाइम हो गया है। टाइम को उसने, एक मजदूर जो बिल्कुल नहीं हिंदी और अंग्रेजी पढ़ा है, वो कहता है कि काम बंद करो, टाइम हो गया। 2 बज गया तो उसने कहा कि अब तो काम बंद कर, कुटाइम हो गया है। कहाँ को संस्कृत का उपसर्ग है, कहाँ टाइम अंग्रेजी का शब्द है। ये हिंदी की अपनी ताकत है, और जिस भाषा के पास अपनी ताकत होगी उसकी शब्द संपदा बड़ी होगी। तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं, बंगला भाषा के शब्द, मराठी के शब्द, तमिल के शब्द, मलयालम के शब्द हिंदी में आकर के, एकदम असमिया के शब्द हिंदी में आकर के अपने हिंदी की तरफ व्यवहृत हो रहे हैं। यह ताकत है उसकी। अंग्रेजी का जहाँ तक सवाल है, इसलिए समझना चाहिए कि अंग्रेजों के शासन काल के समय वैज्ञानिक क्रांति हुई पश्चिम में, नव जागरण हुआ पूरा पश्चिम में, और भारत में भी नव जागरण हुआ। तमाम औद्योगिक क्रांति होने के कारण तमाम नए नए आविष्कार हुए, रेल लाइनें बनी, पोस्ट ऑफिस का विकास हुआ, तार, टेलीफोन, और बाद में चल करके कंप्यूटर तक हम विकास की यात्रा किए। चूंकि यह क्रांति यूरोप में हुई थी, जिनकी भाषा थी अंग्रेजी थी, तो स्वाभाविक रूप से उस क्रांति के साथ, उस मशीनरी के साथ वो भाषा भी भारत में आई, और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उस भाषा को। हम उसको हम ये कहना चाहते हैं कि हम उसको पूरी तरह छोड़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हिंदी के पास फिर वही विशेषता है कि उसको भी वो स्टेशन को टसेशन कह देती है, टिकट को टिकस बना देती है। तो वह हम उसको अपना लिए हैं, हम उसको पूरी तरह से नहीं छोड़ेंगे दूसरी भाषा के शब्दों को। जरूरत केवल यह है कि हम अपनी भाषा में काम करना, अपनी भाषा में लिखना, पढ़ना, बोलना, गौरव को महसूस करें। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। हीन भावना न हो। एक अंग्रेजी बोलने वाला हमारे सामने आ जाएगा तो हम हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे। वह ताकत हमारे भीतर है, और वर्तमान सरकार ने नई शिक्षा नीति में भाषाओं को जो महत्व दिया है, यह बहुत बड़ा कदम है इस सरकार का। हमने प्राथमिक स्तर पर एक गुलामी की भाषा को पढ़ा करके बच्चे को क्या बना दिया। आप सोचिए कि उस समय 1927-28 में नवजीवन में गांधी जी ने कभी लिखा था कि हम बच्चों को अंग्रेजी भाषा प्राथमिक स्तर पर पढ़ा करके उनको, उनकी बुद्धि को कुंदित कर रहे हैं, उनको रट्टू बना रहे हैं, उनकी मौलिक चेतना को हम नष्ट कर दे रहे हैं। तो एक छोटा बच्चा जब विदेशी भाषा को के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है तो वह कभी भी मौलिक नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि तमाम प्रयासों के बाद हम शिक्षा में और विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तमाम ऐसे देश हमारे सामने हैं, चीन है, रूस है, जापान है, जिन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से, अंग्रेजी का सहारा नहीं लिया, लेकिन अपनी भाषा के माध्यम से उन्होंने ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में कितना आसमान छुआ है। हम नहीं कहीं हो पा रहे हैं। कारण यही है कि हमारी सोच मौलिक नहीं हो पाती है। इसलिए भाषा का प्रश्न इससे ज्यादा जुड़ा है कि उसको बोलने में हम गौरव की अनुभव। अंग्रेजी को तो हम अपना ही चुके हैं। कई ऐसी भाषाएं जैसे उसमें उर्दू भी है, अंग्रेजी भी है, उसको हम अपना चुके हैं। लेकिन जब आधार की बात होती है, हिंदी, और भाषा का आधार शिक्षा है, जिसके बलबूते हम अपने आप को कहीं खड़ा करते हैं, कहीं खड़ा पाते हैं। शिक्षा का कितना महत्व है इसमें, क्योंकि आज कॉन्वेंट कल्चर चल रहा है, इंग्लिश माध्यम का ही पढ़ाई हर व्यक्ति अपने बच्चों को देना चाहता है, सिखाना चाहता है। ऐसे लोग, माता पिता भी ऐसे कम हो गए हैं जो पूर्ण रूप से हिंदी या संस्कृत माध्यम में जाना चाहें। शिक्षा को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं, दोषी मानते हैं, या उसको कैसे आप समझते हैं? अगर एक शब्द में जवाब दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा दोष शिक्षा व्यवस्था का है। और आज़ादी के बाद जो शिक्षा व्यवस्था विकसित हुई, जो प्रारूप बना शिक्षा का, मेथड का, वहीं से यह गलती शुरू हो गई
क्योंकि देखिए होता क्या है कि जिसका शासन होता है उसकी भाषा आम जनता की भाषा तो नहीं बनती है, लेकिन सरकारी नौकरी की भाषा का माध्यम वह भाषा बन जाती है। जैसे जब मुस्लिम शासन था इस देश में तो उस समय फारसी उर्दू लोग पढ़ा करते थे, और जो उर्दू पढ़ लेता था उसे नौकरी मिल जाती थी। एक मुहावरा चलता था हम लोगों के समय में, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। मतलब फारसी पढ़ने वाला तेल नहीं बेच सकता, वो तो नौकरी करेगा सरकारी, वो अधिकारी बनेगा। वो अंग्रेजों का शासन आया तो उस समय भी मैकाले की नीति यही थी कि इस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करना है तो इसकी भाषा को नष्ट करो। इसलिए वो अंग्रेजी को पढ़ा लिखा करके ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जिसके माध्यम से वह देश की जनता पर शासन कर सके। तो निश्चित रूप से जो अंग्रेजी पढ़ने वाले थे उनको नौकरी मिली, और वह परिपाटी आजादी के बाद भी चली। जो IAS PCS ऊंचे दर्जे पर बैठने वाले थे वहां चूंकि अंग्रेजी का बोलबाला था, तो यह हुआ कि जब तक बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तब तक नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी। इसीलिए गांव-गांव कॉन्वेंट स्कूल खुल गए आज, और परिणाम क्या हुआ कि वो बच्चा किसी घाट नहीं रहा, न तीर घाट लगा न मीर घाट लगा। क्योंकि फिर वही बात कर रहा हूँ, उसकी ओरिजिनल थॉट्स, उसकी मौलिकता गायब होती चली गई। और आप देखिए कि पूरे देश में अंग्रेजी को लेकर के है कि अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है, और यह दोष यहाँ तक है कि हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा में भी यह मान लिया गया कि विज्ञान और तकनीक के विषयों की हिंदी में किताबें नहीं हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हम नहीं उसको तैयार कर पाए तो ये हमारी कमी है। तो उसमें उस तरह की किताबों को तैयार करना, हिंदी माध्यम से आगे पढ़ाई को, उच्च शिक्षा में भी हिंदी को लागू करना चाहिए था। अब देखिए यह नई शिक्षा अगर लागू करती है, प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक हिंदी माध्यम से अगर पढ़ाई होती है, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई में बच्चा केवल रट ले रहा है, रट करके उत्तर दे रहा है, उस विषय को अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहा है, और परिणाम क्या हो रहा है कि उसके व्यक्तित्व का सही विकास है नहीं हो पा रहा है। भाषा बहुत जरूरी है। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे लोगों ने, राहुल सांकृत्यायन आदि लोगों ने कहा था कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो। मातृभाषा की जब बात करते हैं तो यह एक गलतफहमी दूर करना चाहूंगा। भारतेंदु जी ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। निज भाषा माने क्या है? जो हमारी, लोग कहते हैं कि हमारी हिंदी, नहीं, यही तो गलतफहमी हो गई। निज भाषा माने हमारी मातृभाषा। निज भाषा माने हमारी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हमारी मातृभाषा तो भोजपुरी है। हम बचपन से जिस भाषा को सीख करके बड़े हुए हैं, और उस निज भाषा को भी तो वो लोग कहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा भोजपुरी क्षेत्र का है तो भोजपुरी में दिया जाए, उससे ज्यादा बढ़िया समझेगा, क्योंकि घर में वो वही भाषा बोल रहा है, माँ के दूध के साथ वही भाषा उसको मिली हुई है। तो निज भाषा माने अपनी मातृभाषा से भी है, और मातृभाषाओं को बढ़ करके राष्ट्र के स्तर पर एक सवाल निश्चित रूप से आगे मुझे लगता है कि आना भी चाहिए कि दक्षिण भारत के लोग क्यों विरोध करते हैं। उसमें मैं इस बात को आगे बढ़ा के इसका उत्तर दूंगा निज भाषा को लेकर। अच्छा सर, जैसे आपने कुछ साहित्यकारों का नाम लिया, और भारत में उत्तर प्रदेश खासतौर से बड़े बड़े साहित्यकारों का गढ़ रहा है, काशी भी रहा है, काशी संस्कृति के लिए जानी जाती रही है। साहित्यकारों का हमेशा से ये रोल रहा है कि वो सरकार और समाज को वो चीज़ें प्रस्तुत करें जिसके ज़रिए वो समाज जिसमें आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ना चाहिए। सरकार आज़ादी के बाद जो जिनके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने हिंदी भाषा के लिए क्या किया क्या नहीं किया ये एक अलग विषय है, लेकिन साहित्यकारों ने कितना योगदान दिया, योगदान तो उन्होंने काफ़ी दिया, लेकिन सरकार के प्रति एक दबाव जो होना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव होना चाहिए कि राष्ट्रभाषा हिंदी को घोषित किया जाए, तो ऐसा कुछ हो क्यों नहीं पाया? देखिए किसी भी भाषा के विविध रूप होते हैं, एक ही रूप नहीं होता है किसी भाषा का। जैसे हिंदी भाषा को उदाहरण के रूप में लें तो एक वह हिंदी है जो आपस की आदान प्रदान की भाषा है, संपर्क की भाषा है, एक दूसरे से बोल चाल मेल जोल की एक भाषा हिंदी है। एक भाषा हिंदी राजभाषा है जो सरकारी कामकाज की भाषा है। एक हिंदी राष्ट्रभाषा है जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता सूत्र में बांधने वाली भाषा है, और एक भाषा रचनात्मक या साहित्यिक भाषा है। तो साहित्यिक भाषा बोलचाल की भाषा से बिल्कुल अलग हुआ करती है, लेकिन साहित्यिक भाषा का महत्व क्या है कि किसी भी भाषा को समृद्ध बनाने में उसका रचनात्मक साहित्य कितना बड़ा है, उसके पास लेखन साहित्य कितना बड़ा है, इसको समृद्ध बनाने का काम करती है साहित्यिक भाषा और साहित्यकार। तो साहित्यकार का
यह दायित्व होता है कि साहित्य की जितनी विधाएं भाषा की हैं, चाहे वो निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, इन सारी विधाओं में अधिक से अधिक रचना करके उस भाषा को समृद्ध बनावे। तो हमारे देश के साहित्यकारों ने, जिस उत्तर प्रदेश को आपने कहा या पूरा हिंदी बेल्ट को लेकर के हम कहें, इन सभी लोगों ने श्रेष्ठ रचनाएं, आजादी के बाद बहुत श्रेष्ठ रचनाएं लिखी गई हैं। छायावाद जैसा स्वर्ण काल आया, और बाद में भी बहुत से ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य को अपने रचनाओं के द्वारा समृद्ध किया है। तो एक रचनाकार का दायित्व है, ये मानता हूं कि बड़े स्तर पर यह दायित्व है कि सरकार के ऊपर उन्हें वह दबाव बनाना चाहिए था कि हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रभाषा घोषित करे, लेकिन ऐसा आंदोलन के स्तर पर नहीं हो पाया। आंदोलन के स्तर पर हुआ भी, आपको याद होगा, आप लोगों को 1968 में एक पूरे देश में बड़ा आंदोलन उठा था समाजवाद के द्वारा कि अंग्रेजी को खत्म करके हिंदी को पूरी तरह से लागू किया जाए। लेकिन हमने कहा ना कि भाषा एक ऐसी चीज है जिसको जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। ये भाषा तो बहता हुआ नीर है। इसी तरह से हिंदी के प्रति मैं बार बार इसको कहता हूँ कि बहुत चिंता और करने की जरूरत नहीं है। हिंदी की अपनी ताकत है कि वह आगे बढ़ेगी, वह समृद्ध होती रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा जबकि यह पूरी तरह से राजभाषा भी बनेगी। इसमें बहुत बड़ा योगदान है, मैं तो मानता हूँ फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसे फिल्मों का योगदान आपने कहा बिल्कुल है, लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हिंदी की ही खाती है, हिंदी का ही कमाती है। लेकिन यही इंडस्ट्री जब सार्वजनिक स्थानों पे इंडस्ट्री के लोग जाते हैं तो हिंदी से बचते हैं। ऐसा आपने भी देखा होगा, आपने भी लोगों से आपने, लेकिन उसी में जो हिंदी भाषा को अपनी बोलचाल की भाषा हमेशा से बनाए रहते हैं, वो कहीं किनारे हो जाते हैं उस पूरे एक समाज से। और मैंने, क्योंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये पता चल जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो काम होता है उसमें जो स्क्रिप्ट होती है वो होती तो हिंदी की है, लेकिन वो लिखी इंग्लिश में जाती है। तो ये थोड़ा सा दोहरापन इसमें बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका कहना सही है। और यह फिल्म की राजनीति है और दुर्भाग्य है एक तरह से हिंदी का कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी भी इसको मानिए कि जो मौलिकता है ना, चाहे जितनी स्क्रिप्ट लिखी जाती होगी, लेकिन महाभारत की स्क्रिप्ट जो राही मासूम रजा ने लिख दिया, उसकी टक्कर का कोई दूसरा नहीं है। फिल्म में चाहे वो अंग्रेजी हिंदी के कितने गाने लिखे जाएं, लेकिन नीरज ने जो लिख दिया उसकी कोई, समीर जो लिखते रहे उसके कोई टक्कर है नहीं। तो जो ओरिजिनल हिंदी है वो तो चमकेगी स्वर्ण। सर ये भी रहा कि ये लोग भी हाशिए पे चले गए, इनको हाशिए पर नहीं, तत्कालीन वो राजनीति होती है एक तरह की। फिल्मों में बहुत सारी उठा पटक है जिसके बारे में हम सब लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये था कि फिल्मी और गानों ने इस हिंदी को दूर दूर तक फैलाया। मैं आपको एक संस्मरण सुनाऊं कि अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल इंटीरियर में, एकदम जंगल में, जहाँ सभ्यता शायद नहीं पहुंची है, वहां मैं पहुंचा और एक किनारे एक चाय की दुकान थी। तो मैंने कहा कि चाय दो, तो उसने संकेत किया कि मैं आपकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन उसके बगल में रेडियो बज रहा था और मोहम्मद रफी के गाने वो सुन करके सर हिला रहा था। मैंने उसको गाली देते हुए कहा कि ये गाना समझ में आ रहा है और मैं बोल रहा हूँ तो नहीं। तो कुछ राजनीतिक कारणों से लोग जानबूझ करके भी हिंदी को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रसार बढ़ रहा है पूरे देश में। आप चेन्नई आदि को छोड़ दें जहाँ बहुत सारे कारण हैं, नहीं तो किसी भी प्रदेश में जाएं आप, हिंदी कम से कम संपर्क भाषा बनी हुई है। और विदेशों की बात है तो इतने सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी में रिसर्च का काम हो रहा है, हिंदी को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो हिंदी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आपको जानना चाहिए कि पूरे विश्व में किसी भाषा के लिए दिवस नहीं मनाया जाता है, पूरे विश्व में केवल हम हिंदी दिवस मनाते हैं। साल भर में एक बार हम रोना रोते हैं हिंदी के नाम पर, इसको बंद करना चाहिए। हिंदी के पास अपनी ताकत है। हाँ, यह हुआ कि सत्ता पर बैठे हुए लोगों के पास वो ताकत होनी चाहिए। और जो गलतफहमी होती है ना, मैं इस बात को बार बार कहना चाहता हूँ लेकिन बीच में रुक जा रहा हूँ। गलतफहमी कैसे हुई? पहले निर्वाचन के समय जब वोटर लिस्ट बन रही थी तो उसमें होता है कि कैंडिडेट के आगे मातृभाषा लिखना होता है। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी मातृभाषा में हिंदी नहीं लिखा था, भोजपुरी लिखा था। तो दक्षिण के लोगों में यह एक भ्रम है
कि उत्तर प्रदेश के या उत्तर भारत के लोगों की मातृभाषा हिंदी है, उनकी भाषा है, इसलिए वो हमारे ऊपर लाद रहे हैं। यह है कि नहीं है? लेकिन यह स्थिति नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा तो भोजपुरी है, किसी की अवधी है, किसी की बुंदेलखंडी है, किसी की छत्तीसगढ़ी है। हिंदी क्या है? पूरे राष्ट्र की भाषा है, और यह उतनी ही राष्ट्रीय भाषा हमारी है जितनी कि तमिलनाडु की है। जितनी तमिल वालों के लिए है उतनी हमारी भी है। जिन लोगों ने हिंदी के लिए, तो एक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को समझने की जरूरत है, और शायद यह गलतफहमी हम दूर कर सकें तो एक बड़ी बात हो। सर, जैसे आपने दक्षिण भारत की बात की और नॉर्थ ईस्ट की बात की, तो इन प्रदेशों से हिंदी का विरोध देखने को मिलता है। आपने कहा कि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए या हमारे पूरे राष्ट्र की वो भाषा हिंदी है, लेकिन विरोध भी सबसे ज्यादा यहीं से होता है कि हिंदी में अगर कुछ चीजें होती। मेरा खुद का एक अनुभव रहा है उड़ीसा का, जहाँ पे हम लोग किसी काम से गए हुए थे और वहाँ पे हिंदी में उनसे पूछने पे, और हमारा ये सवाल था कि आप हिंदी में क्यों नहीं बात करते हैं, तो उनका जो उत्तर था वो थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि नफरत वाला था। इसके पीछे क्या कारण? जैसे अगर हम हिंदी के इतिहास की बात करें, संस्कृत से तमाम भाषाएं निकल के आई हैं, उसमें हिंदी भी है। तो अगर हिंदी के इतिहास की हम बात करें तो क्या हिंदी जो और भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, इनके बाद जन्म लिया है हिंदी में, या ये उससे भी पहले की है? हमने जो पहले बताया था कि यह उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि हिंदी उत्तर भारत के लोगों की मातृभाषा नहीं है, बल्कि राष्ट्र के स्तर पर वह राष्ट्र की भाषा है। जैसे हमारी है वैसे उनकी है। दूसरी एक बात जो उत्तर भारत के, उसमें हम लोग दोषी हैं। हमें यह करना पड़ेगा, ठीक है, हम चाहते हैं कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी सीखें, या हम कहें हमारी भाषा सीखें, जबकि ये कहना गलत है। राष्ट्र की भाषा सीखें कहना चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी भाषा सीखें, तो हमें भी उनकी भाषा सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए। यह है ना उत्तर, सीखना चाहिए। क्या हम हिंदी भाषा भाषी लोगों ने कोई दक्षिण की भाषा सीखी? नहीं सीखी। तब हम कैसे कर सकते हैं कि वो हमारी भाषा सीखें? इसलिए शिक्षा के माध्यम से, फिर हम शिक्षा के माध्यम से बात करते हैं, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर एक भाषा सीखना अनिवार्य करना चाहिए। कभी त्रिभाषा फार्मूला इस देश के लोगों ने दिया था, बहुत अच्छा त्रिभाषा फार्मूला था। त्रिभाषा फार्मूला यह था कि एक हिंदी, एक अंग्रेजी और एक अपने राज्य की भाषा, 3 भाषा जरूर पढ़े कोई ना कोई। तो एक भाषा पढ़ी जाती, दक्षिण में भी पढ़ी भी जा रही है। गांधी जी ने, आप समझे कि 1916-17 में जाकर के दक्षिण हिंदी प्रचार समिति की स्थापना चेन्नई में किया था उन्होंने। मैं गया हूँ वहां पर। तो उस समय ये जो प्रयास हुआ था, तो हमें एक भाषा सीखनी पड़ेगी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं। आपको बताऊं कि पिछले दिनों प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर केरल से एक लेखक मंडल बनारस आया था, और उन्होंने प्रेमचंद पर इतना बड़ा काम किया है। प्रेमचंद की कहानियां मौखिक रूप से वहां के लोगों को याद हैं। तो हिंदी के लेखक को वहां के लोग इतना प्यार करते हैं। प्रेमचंद के लमही में लोग नमन करने आए थे प्रेमचंद को, और इतना सारा काम प्रेमचंद पर वहां हो रहा है। और उन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि अगर उत्तर भारत के कुछ लोग सीखना चाहते हैं तो हम मलयालम उनको सिखाने के लिए तैयार हैं, वो हमको हिंदी सिखाएं। तो एक मेल जोल हमें करना चाहिए, और शासन के स्तर पर एक काम और करना चाहिए इस संदर्भ में। आप बात क्लियर हो गई। एक तो उनको बताना है कि हिंदी हमारी अपनी नहीं है, हिंदी राष्ट्र भाषा है। नंबर 2, हमें उनकी अपनी भाषा को सीखना पड़ेगा। और नंबर 3, शासन स्तर पर कम से कम IAS और PCS अफसरों को हिंदी भाषा भाषी वालों को उधर उनकी नियुक्ति करें और उधर के लोगों को इधर नियुक्ति करें। केंद्र सरकार अपने राज्य में उनकी नियुक्ति न करके दूसरे भाषा भाषी राज्य में नियुक्ति करे। देखिए, भाषाओं का प्रचार प्रसार आपस में, ये भाषाएं मेल जोल से आगे बढ़ती हैं, और हम मेल जोल नहीं कर पा रहे हैं। और सरकार तो इस स्तर पर बहुत प्रयास कर रही है। अभी आज के अखबार में आपने देखा होगा कि सुब्रमण्यम भारती के नाम पर एक पीठ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मोदी ने कल घोषणा कर दिया। तो एक तमिल का एक बड़ा रचनाकार सुब्रमण्यम भारती, राष्ट्रभक्त रचनाकार, उनके नाम पर यहाँ पीठ हो रही है, यहाँ के नाम पर वहां हो रही है। तो एक दूसरे से मिल करके, और प्रत्येक भाषाओं का अपना महत्व है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, आप राजभाषा की बात करते हैं, आप तमिल को बना दीजिए, आप मलयालम बना दीजिए,
लेकिन अंग्रेजी को हटा दीजिए। सर मेरा अगला सवाल भी यही इसी से जुड़ा था कि जिस तरीके से हम हिंदी की बात करते हैं उसी तरीके से जो साउथ में कुछ भाषाएं बोली जाती हैं और बड़े स्तर पर बोली जाती हैं, उनके ही राष्ट्रीयकरण की या उन्हें ही राष्ट्रभाषा बना देने का ऐसा क्यों प्रयास नहीं हुआ? साउथ इंडिया में विरोध तो होता है हिंदी का, लेकिन उधर से ये आवाज नहीं उठी कि हमारे इस भाषा को या इस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। देखिए, जितनी भी भाषाएं हैं हमारे यहाँ की, तमिल, तेलुगु या मलयालम, कन्नड़, उड़िया, जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषाओं का एक गौरवपूर्ण इतिहास है। बिल्कुल, भाषा केवल आदान प्रदान का माध्यम नहीं होती है, उसके साथ एक सांस्कृतिक विरासत होती है। वो हमारे इतिहास की परंपरा को अपने भीतर संजो करके रखती है। और यह निश्चित है कि तमिल, मलयालम आज जो भी भाषाएं हैं सब संस्कृत की बहनें हैं, संस्कृत की पुत्रियां कहूं। अधिकांश शब्द जो है आप तमिल में देखिए, मलयालम देखिए, वो मूल संस्कृत भाषा के शब्द हैं, मूल वही है, लिपि दूसरी थी। तो उस दूसरी लिपि के कारण, लेकिन जो मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि कोई भाषा शब्द की दृष्टि से समर्थ तभी होती है जब दूसरी भाषा के शब्दों को लेकर के अपने अंदर पचाती है। उन भाषाओं के अंदर यह गुण नहीं है। तमिल के अंदर ये गुण नहीं है, मलयालम के अंदर ये गुण नहीं है। ये गुण अगर किसी के भीतर है तो हिंदी के भीतर है। और इसके बोलने और समझने वाले, लिखने वालों की संख्या भी पर्याप्त है उनकी अपेक्षा, इसलिए वो जानते हैं। इसलिए यह मांग नहीं उठी कि हिंदी को राष्ट्र के स्तर पर इसको बनाया जाए। वो अपने आप में सिमटे हुए हैं। हिंदी ने कभी अपने को सिमटाया नहीं। आप पूरे देश के किसी भी प्रदेश में जाइए, उत्तर भारत के लोग हर जगह मिलेंगे और बड़ी संख्या में मिलेंगे। उधर के लोग इधर नहीं आ पाए, तो एक आपस में मेलजोल नहीं हो पाया है। इसलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यही, आप सोचिए कि अभी हम लोग 1 तारीख को फादर कामिल बुल्के की जयंती मनाए हैं। एक बेल्जियम का आदमी भारत आता है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ आता है, और आने के बाद हिंदी के प्रचार प्रसार में इतना लगते हैं कि उन्होंने कहा कि संस्कृत जो है वह राज रानी है और हिंदी महारानी है और अंग्रेजी जो है नौकरानी है। बेल्जियम का एक आदमी कह रहा है क्यों अंग्रेजी में कभी भी तुम सोच के मौलिक नहीं बन सकते हो, छोड़ो अंग्रेजी को, हिंदी के भीतर इतना ताकत है। एक विदेशी आदमी हमें सिखा रहा है और हम हिंदी पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे अधिक आवश्यकता है हिंदी पर गर्व करने की। और जब संविधान में यह हुआ तो स्पष्ट लिखा गया है कि भारत गणराज्य की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। विनोबा भावे आदि ने उस समय एक आंदोलन और खड़ा किया था कि जो दक्षिण की भाषाएं हैं उनको देवनागरी लिपि में लिखा जाए। संकट लिपि का है, बड़ी टेढ़ी लिपि है, आपने देखा होगा मलयालम और कन्नड़ आदि की लिपियां। तो अगर देवनागरी लिपि में लिखा जाता तो शायद सीखना और ज्यादा आसान होता। लेकिन वही हमने कहा ना कि उन प्रदेश के लोगों में, वो प्रदेश के लोग अपने में सिमटे हुए हैं, इसलिए वो बाहर के लोगों से इतना मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, हिल मिल नहीं पाते हैं। और यही गुण उनकी भाषाओं में भी है। उनकी भाषाएं भी दूसरी भाषाओं के शब्दों को ले नहीं पाती हैं। हिंदी के पास यह विशेषता है, तमाम तरह के लोगों के शब्द, रसियन के, चीन के, जापानीज के और अरबी फारसी के शब्द तो भरे पड़े हैं हमारे व्यवहार में, क्योंकि लंबे समय तक उनका शासन रहा। तो दूसरी भाषाओं के शब्दों को लेना, हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि हिंदी हमारी साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें अपना ज्ञान, विज्ञान और तकनीक की पुस्तकें हिंदी में लिखनी होगी। यह हिंदी के लोगों का बड़ा बड़ा काम है। पारिभाषिक शब्दावली हमें ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि, जैसे कुछ पारिभाषिक शब्द जैसे जिलाधीश, आयुक्त, सचिव, ये सब नए शब्द बने हैं, लेकिन देखिए खूब लागू हैं। लेकिन अब ऐसे आप टेढ़े शब्द बना दीजिएगा जो अंग्रेजी से भी कठिन होंगे। इसलिए अंग्रेजी के स्थान पर जो नए शब्द, पारिभाषिक शब्द आप समझ रहे हैं, उनको जो बनाए जाए वो इतने आसान हो, हमारी जनलोक भाषाओं से भी ग्रहण किए जाए। हिंदी के भीतर खुद इतनी शक्ति है, सामर्थ्य है कि वह निरंतर आगे बढ़ती चलेगी। और आने वाले दिनों में जिस तरह से नई शिक्षा नीति आई है, भाषा की दृष्टि से बदलेगा। भाषा हमारी स्वाभिमान है, भाषा हमारी अस्मिता है। और जिस दिन पूरे राष्ट्र में एक सुर बजेगा और वह हिंदी का सुर बजेगा, तब भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनेगा, यह मैं मानता हूँ। और इसे कोई रोक नहीं सकता है, यह होना ही होना। आपने विश्व गुरु की बात की तो एक सवाल मेरे मन में है कि हिंदी भाषा जो है उसका वैज्ञानिक पक्ष भी है।
जो उसकी वर्णमाला है उसकी एक डाइवर्सिफाइड फोनेटिक्स है, जो मतलब एक एक जो अक्षर निकलता है उसका एक योग दृष्टि से भी उसका एक बड़ा महत्व है। थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए सर। ये जो विशेषता बता रहे हैं वो भाषा की नहीं, ये लिपि की विशेषता है, देवनागरी लिपि की विशेषता है। और पूरे विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि यदि कोई है तो वह है देवनागरी लिपि, जिसमें संस्कृत लिखा गया। पूरा का पूरा व्याकरणिक पैरामीटर है एक एक का जो है। और यही एक ऐसी भाषा है, कुछ और भाषाएं हैं पुरानी, लेकिन यह एक ऐसी लिपि है, लिपि की बात कर रहा हूँ सवाल, यह ऐसी लिपि है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यह विशेषता विश्व के और किसी लिपि में नहीं है। देवनागरी लिपि में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, अंग्रेजी में बोलते कुछ दूसरा है। लोग उदाहरण देखें ना, PUT पुट हुआ तो BUT बुट क्यों नहीं हुआ? ठीक है ना, हम बहुत सारे सवाल हैं। हम ऑनर बोलते हैं ऑनर और लिखते हैं उसको यच से हानर। तो यह जो सवाल है कि बोलना और लिखने का अंतर जो है यह इस भाषा में है। हम कहते हैं कि देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है, तो किन अर्थों में वैज्ञानिक है? क्यों कह देने से वो वैज्ञानिक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पूरा ध्वनि विज्ञान काम करता है। और हमने बार बार यही कहा कि विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि हिंदी है, तो इसकी वैज्ञानिकता यही है कि इसके प्रत्येक वर्ण के उच्चारण का एक निश्चित स्थान है। कुछ वर्ण, कुछ अक्षर हमारे कंठ से निकलते हैं, कुछ तालु से निकलते हैं, कुछ अस्वस्थ निकलते हैं। जैसे आप देखें कि अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, आप स्वयं बोल करके देखें, क, ख, ग, ये कहाँ से निकल रहा है? कंठ से हमारे निकल रहा है, गले से निकल रहा है। कुछ जो है वह तालु से निकलता है। तालु वह स्थान होता है, अगर हम जीभ को ऊपर करें तो हमारे तालु से टकराता है, वो ज, छ, ज, झ, ये सब तालु से है। कुछ जो है वह दांत से होता है, दंत से होता है, इसीलिए हम छोटे स को दंत स कहते हैं। कुछ जो है ओष्ठ से होता है, प, फ, ब, भ, ये शब्द जो होता है ना ओष्ठ से होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो कंठ और दंत को मिला करके भी आते हैं। तो प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान है और यही उसकी वैज्ञानिकता है। यही कारण है कि जो बोला जाता है वही उच्चरित होता है और वही लिखा जाता है। यह इसकी बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है। थोड़ी मात्राओं की, अंग्रेजी में देखिए क्या है कि मात्राएं उसके साथ नहीं लगती हैं, एक अलग होता है। जैसे हम कुमार लिखें तो KU अलग से लगा, यहाँ क्या हुआ उसी पर उसकी मात्रा उसी के साथ साथ चलती है। ये कठिनाई है लिपि की। ये लिपियों के कुछ दोष हैं, लेकिन अगर इन दोषों को हटा जाएगा तो वैज्ञानिकता खत्म हो जाएगी। तो ये विशेषता भी यही है। विशेषता भी यही है, विशेषता यही है कि हम वर्णों की संख्या अधिक करके उसको ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक किए हुए हैं, लेकिन दूसरी भाषाओं में नहीं है। उर्दू, अरबी, फारसी लिपि के लिए कहा जाता है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। एक नुक्ता गलत जगह हो गया तो उसका अर्थ है कि पूरा का पूरा बदल गया। इसी तरह से अंग्रेजी में आप देखिए ना, नाइफ बोला जाएगा और लिखा जाएगा वो के से लिखा जाएगा। नॉलेज बोला जाएगा, अब वो के से लिखा जाएगा। तो जो नहीं जानता है वो गलती कर देगा। देवनागरी लिपि के साथ यह दोष नहीं है, पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। संस्कृत भाषा पूरी इसी देवनागरी में लिखी गई है। और हम जहाँ तक बात करते हैं उत्तर भारत की, तो केवल हिंदी ही नहीं, गुजराती, मराठी, इवन नेपाली इसी भाषा में लिखी जाती है। ये सारी भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। और इन भाषाओं ने, इन प्रदेशों ने स्वीकार किया है उसकी वैज्ञानिकता के कारण। तो जैसा मैंने पहले कहा ना कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय विनोबा भावे आदि ने, तिलक जी भी इसके समर्थन में थे कि यह एक देवनागरी लिपि में दक्षिण की भाषाएं लिखी जाएं, लेकिन नहीं स्वीकार हुआ। बहुत सारी बातें नहीं स्वीकार हुई और हम आगे बढ़ते चले गए। तो मैं अंत में फिर वही बात कहूंगा कि हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में, हिंदी की समृद्धि के बारे में, जिस भाषा के पास, फिर वही हमें अपनी बोलियां, हमारी ताकत है हिंदी की। आप समझिए कि ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी, जिस अवधि में तुलसीदास और जायसी जैसा बड़ा कवि हुआ है, जिस भाषा ब्रजभाषा में सूरदास जैसा बड़ा कवि हुआ है, तो ये हमारी ताकत है। इसलिए हम इन बोलियों को भी समृद्ध करें और हमारी जो राज्य भारत की जो भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, उनको भी हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे दूसरे राज्यों की भाषाएं दुर्बल हो जाएं या क्षीण हो जाएं या खत्म हो जाएं।
क्योंकि कोई भाषा खत्म होगी तो उसकी सांस्कृतिक विरासत खत्म होगी। उन भाषाओं की भी समृद्धि हम करें और इस विविधता में हम हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा मान करके सबकी अपनी अस्मिता की भाषा हिंदी बने, ये मेरी कामना है। गोपाल सिंह नेपाली का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है जिसमें वो कहते हैं कि हिंदी पावन गंगा है, आओ इसे और अधिक पवित्र करें और अधिक समृद्ध करें। तो हिंदी तो गंगा है ना, गंगा के पास जितने खतरे हैं लेकिन गंगा रहेगी। हिंदी तमाम खतरों को फेस कर रही है, लेकिन अब देखिए बोलचाल में हमने कह दिया कि फेस कर रही है तो अंग्रेजी बोलचाल की भाषा में हमारे शामिल हो चुकी है। इससे थोड़ा सा हमें सतर्क होने की जरूरत है। जिन फादर कामिल बुल्के का मैंने नाम लिया वो बहुत सतर्क रहते थे। कोई भी आदमी अगर उनके सामने आकर के अंग्रेजी का शब्द बोलता था तुरंत टोकते थे वो और कहते थे क्या हिंदी नहीं आती है क्या। एक ऐसा विदेशी आकर के अपनी भाषा का भक्त होता है और हमारे पास इतनी समृद्ध भाषा है और हम अपने को दरिद्र मान करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदी हमारी भाषा है और फिर बार बार जब मैं हमारी कहता हूँ तो हमारे राष्ट्र की भाषा है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबकी भाषा हिंदी है। और मैं तो कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री राष्ट्रसंघ में जाकर के जब हिंदी में बोलते हैं तो आप देखिए क्या गौरव होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हिंदी पे जो बातें आपने बताई हैं वो लगता है कि बहुत कम लोग ही जानते होंगे और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन जाए इसकी भी हम आशा करते हैं। और राष्ट्रभाषा बोलचाल में मौखिक तौर पे तो है ही, लेकिन जो हिंदी का विरोध होता है वो थोड़ा दुखदाई है। तो आशा करते हैं कि हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा जल्द से जल्द मिले और आप साहित्यकार हैं और आपके ही पदचिन्हों पे चल के आगे ऐसे भी साहित्यकार निकले जो हिंदी की पताका पूरे विश्व में लहराएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।